देखिए, आज से हम चालू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। बहुत ही इंटरेस्टिंग और परीक्षा उपयोगी ये इतिहास का पाठ है। बात समझ रहे हैं? आप लोग को समझना है, रटना नहीं है और धीरे धीरे एक समझ डेवलप करना है। बात समझ रहे हैं? और इतिहास में जीना है। जीना है कहने का मतलब जैसे अभी जी रहे हैं आप लोग, उसी तरह इतिहास के का जैसे 2000 कितना है 23 है, तो 23 में जैसे जी रहे हैं तो सारी घटनाओं को लाइव देख रहे हैं। उसी तरह आपको जिस कालखंड में हम बताएं उस तरह परिकल्पना करना है। एक वर्ड आता है इसके लिए, आप सुने होंगे, हिप्नोटाइज। सुने हैं? गाना भी सुने होंगे, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ठीक ना? तो ये हिप्नोटाइज क्या होता है? नहीं, हाँ बस में कहना कह सकती हैं। हिप्नोटाइज क्या होता है? एक पिक्चर भी देखे होंगे भूल भुलैया करके। हिप्नोटाइज ये होता है ना कि आपको आपकी मेंटल स्थिति को पास्ट में या फ्यूचर में लेकर जाया जा सकता है। आज जब आप हिप्नोटाइज हो जाइएगा तो आज से 100 साल पहले 2 साल पहले अगर आपका बर्थ होगा तो जो घटना बोलिएगा ना वो सही निकलेगा। सही निकलता है। आप देखिएगा ना पिक्चर, मगर हिप्नोटाइज करने आना चाहिए। तो आपका अगर पूर्व जन्म भी है तो हिप्नोटाइज करके उस जन्म की घटना को आपसे बोला जा सकता है कि आपको एक तरीका है हिप्नोटाइज करने का। बात समझ रहे हैं? पिक्चर में भी देखे हैं, नहीं तो ये वर्ड ही क्यों एग्जिस्ट करता, हिप्नोटाइज वर्ड ही क्यों आता। तो आपको जब हम पढ़ाएंगे ना, आपको हिप्नोटाइज कर देंगे हम। आप उस समय में चले जाइएगा, उस कालखंड में चले जाइएगा और सोचिएगा कि ये क्या हो रहा है, और नहीं तो फैक्ट को रटिएगा तो समझ में आने वाला नहीं है। अब देखिए, ये टॉपिक को समझते हुए आप महसूस करना, जीना समझ रहे हो ना, उस कालखंड में जाकर खुद जीना, देखना अपने आंखों से, समझ रहे हो, वो करना है हमको। हिप्नोटाइज समझ रहे हैं? अब देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए अंग्रेजों ने भारत को कैसे गुलाम बना लिया, कैसे मन बढ़ गया, कौन सी ऐसी ताकत थी और भारत के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां थी, केंद्र सरकार में कौन था। केंद्र सरकार कहने का मतलब आज के हिसाब से जैसे मोदी जी हैं, ठीक, देख रहे हैं पूरा। अब दिल्ली कैसे हो रही है, तो उस समय राजा हुआ करते थे, मगर एक पावरफुल राजा हुआ करते थे। नहीं समझ रहे हैं? पावरफुल कहने का मतलब जिसको कहा जाता है कि सारे राज अपने अपने अधीन थे, अपना काम करते थे, स्वतंत्र थे, मगर एक सबसे ऊपर ना होता है कि ये शक्तिशाली राजा है जिसको चक्रवर्ती कहा जाता है। मतलब वो जब चाहे इनको हरा सकता है, इनका कहा वो टाल नहीं सकते थे। मतलब शक्तिशाली, भले अलग है, इसका शासन व्यवस्था अलग है, मगर वो चक्रवर्ती है, इनका बात नहीं टाल सकता। बात समझ रहे हैं? उस तरह से कोई राजा थे। तो उस समय मुगल थे। बात समझ रहे हैं? और सब भी राजा थे। तो अगर उस सबसे शक्तिशाली को परास्त कर दिए तो ये उससे छोटा वाला तो हार बाय डिफॉल्ट मान लेगा जी। तो उसी तरह से आप लोग सोचोगे कि केंद्र में कौन था और ये घटनाएं क्या हो रही। 3 चीज टॉपिक को हम लेकर चलेंगे और तीनों को पैरेलल लेकर चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और ये बातें याद रखिएगा। पहला, उत्तरवर्ती मुगल काल। क्या पहला टॉपिक चलेगा? उत्तरवर्ती मुगल काल। इस टॉपिक को मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक, जो शासक बने मुगल में, उसको देखिएगा कि मुगल में यानी मुगल साम्राज्य में अथवा दिल्ली में जो मुगल बैठे हैं उनके व्यक्तिगत राजनीति कैसे चरमरा रही है, क्या हो रहा है, कौन राजा बन रहा है, घर की राजनीति बिगड़ रही है, इस सब पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अंग्रेज बैठकर देख रहे थे। बात समझ रहे हैं? दूसरा पढ़ेंगे 18वीं सदी का भारत। दूसरा टॉपिक क्या होगा? 18वीं सदी का भारत ना। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग यूरोपियों का आगमन। मतलब
इस तीनों को एक साथ पैरेलल देखिएगा तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा। बात समझ रहे हैं? मगर हम देखिए क्या बता रहे हैं, अंग्रेज जब आ जाए, अभी ट्रांजिशन फेस है, जो अंग्रेज कब्जा कर रहे हैं भारत को, तो दिल्ली में क्या हो रहा है, उसके अपने घर के बिगड़े हुए हैं। उत्तरवर्ती मुगल काल में मारकाट उत्तराधिकार के लिए हो रहा है। अंग्रेज बैठकर देख रहे हैं टुकुर टुकुर कि चलो अब ये टाइमिंग है, लोहा गर्म है। बात समझ रहे हैं? हथौड़ा मतलब तावा गर्म है। तो ये चीज़ का देखना। और दूसरा चीज़ 18वीं सदी का भारत, कि जब अंग्रेज हमला कर रहे थे ना, चाहे आ रहे थे, उस समय भारत की मैप में क्या था। जैसे आज 28 है ना, तो उस समय कौन कौन से स्टेट थे, कौन कहाँ का राजा था, इन सब चीज़ों पर ध्यान, कौन कहाँ एक्टिव था, और अंग्रेज यूरोपीय आ गए और कहाँ कहाँ आकर बस गए। बात समझ रहे हैं? तो हम इन तीनों को पैरेलल रूप से देखिएगा, समझिएगा, तब जाके आपका ये वाला फेज खत्म होगा। उसके बाद गुलाम हो जाएगा भारत। उसके बाद से क्या क्या घटनाएं हुई, मतलब 1773 के बाद, पलासी और बक्सर के बाद दूसरा सेगमेंट चलेगा। और इसके पहले ये तीनों एक साथ जोड़ कर देखिएगा। बात समझ रहे हैं? तब जाके समझ में आएगा। तो हम चालू करेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल। बात समझ रहे हैं? अब लिखिए, पहला, एक वीडियो में ये तीनों आएगा नहीं, समझ रहे हो, मगर ये तीनों को हम बता रहे हैं कि आप देखोगे एक ही साथ, एक नज़र से देखोगे। ठीक? तो लिखिए उत्तरवर्ती मुगल काल। इसके पहले जो मुगलों का भारत में पदार्पण कब हुआ जी? अरे पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो 1526 में मुगलों का कब हुआ? 1526 में पदार्पण हुआ। पानीपत की प्रथम लड़ाई से किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। यानी उस समय भारत में इब्राहिम लोदी चक्रवर्ती था, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल था। उसको हरा दिए, मतलब अन्य राजे ऑटोमेटिक अपना मनोबल खो देंगे। तो उससे पहले, मतलब इस लड़ाई से पहले, पलासी के पहले, पानीपत के पहले आ गए थे पुर्तगाली। इस बात को हमेशा, अभी जो चार्ट बना रहे हैं, हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक? तो पानीपत कब हुआ था जी? पानीपत 1526 हुआ था। और ये हुआ था बाबर में और इब्राहिम लोदी में ना। जीता कौन था? बाबर। ठीक? इसके पहले यूरोपीय आ चुके थे, पुर्तगाली ना, ये आ चुके थे। कब आए थे जी? 1498। ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे, मगर इस चीज को याद रखोगे तब ये चीजें समझ में आएंगी। इसको हम लोग थर्ड स्टेप में कवर करेंगे। बात समझ रहे हैं? आए गए थे, और इन्होंने अपना पहला कोठी कहाँ बैठा लिया था जी? कोच्चि में। यानी कोच्चि में कब बैठा दिए थे? 1502 में। ये बात ध्यान है। यानी देखो, हाई इसके पहले ये आ गए थे ना, 1503 में बैठाए थे शायद, 1502-3 भी है। ठीक? ये कोच्चि में, यानी केरल में आ गए थे पुर्तगाली। बात समझ रहे हैं? अब पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच आए ना। ये कितना में आए जी? 1595-96 में। 1595-96 में, यानी 100 साल बाद इन्होंने अपनी पहली कोठी, ये पहली कोठी है, पहली कोठी। बात समझ रहे हैं? ये है पहली कोठी। और कोच्चि में इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ की थी? मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के साइट है, अभी फिगर में बताएंगे। मुसलीपट्टनम में पहली कोठी ना। कब बैठा लिए थे ये? याद है? 1605 में। ये 1605 में बैठ गए थे। उसके बाद कौन आए जी? अंग्रेज आ जाए। अंग्रेज
ठीक, 1600 में आ गए। इन्होंने पहली कोठी कहाँ बैठाई? सूरत में। कब बैठाई जी? 1608 में। इसका कुछ है कि मछलीपट्टनम में पहले डाला, हुआ आगे पढ़ाएंगे हम, बात समझ रहे हैं। और उसके बाद कौन आए थे? डेनिस आए थे, डेनिस। हाँ, डेनिस आए थे। ये कब आए थे? 1616 में आए थे। इन्होंने कहाँ अपना बैठा लिया था जी? तंजौर में, तमिलनाडु में, तंजौर में। वो कंपनी का स्थापना पलट जाता है, उसको बाद में बताएंगे जब हम इसको पढ़ाएंगे। तो अभी हम बता रहे हैं कि इसको समझने के लिए तंजौर में भी 1616 में। उसके बाद आ जाए फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। ये कब आए थे? 1664 में आ गए थे। मतलब ये कौन सी शताब्दी है? 17वीं है ना। 16 के बाद चल रहा है तो 17वीं है। तो ये आ गए थे, ये भी आ गए थे सूरत में। पहली कोठी कहाँ बैठाए थे? सूरत में। कहाँ में? 1668 में। यानी 1668 तक ये अपना कर चुके थे। 1500 अब देखेंगे कि 1668 में ये जब थे तब दिल्ली में कौन था, क्यों वो मैटर शांत रहा, क्यों ये वेट किया सब। इसके अलावा और जगह भी ये लोग बैठा लिए थे, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, जैसे इंडिया का यहाँ फिगर है, यहाँ फिगर से समझिए। ठीक, छोटा हो गया ना, बड़ा हो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है अभी, छोटा में बना देते हैं। फिगर से ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरह से है इंडिया का फिगर। ठीक दिख रहा है ना? ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ उल्टा पड़ जा रहा है इसमें। ठीक, ये इंडिया का फिगर है, बात समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन कौन आ गए हैं जी? अंग्रेज, सूरत है ये, अंग्रेज आ गए हैं। हाँ देखिए, और फ्रांसीसी भी हैं, फ्रांसीसी हैं, कोई दिक्कत? अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ हैं। और यहाँ पे मछलीपट्टनम यहाँ पड़ता है, मछलीपट्टनम, ये डच है यहाँ पे। इधर हैं पुर्तगाली, केरल में पुर्तगाली हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसके अलावा, ठीक, इसके अलावा आपको यहाँ 3 है। पुलिकट में डच थे, यहीं पे बवाल होगा। देखिए, पुलिकट में कौन है? डच हैं। यहीं के नीचे है, पुलिकट के नीचे है आपका मद्रास, तो पुर्तगाली अंग्रेज भी हैं। मद्रास में कौन है? पुर्तगाली और अंग्रेज, दिख रहा है ना। यहीं पे है पुलिकट पे के नीचे है आपका पांडिचेरी, जहां है पांडिचेरी, जहां पे है कौन? फ्रांसीसी। ठीक, अब देखो विवाद का कारण क्या है कि यहां ये बैठकर देख रहे हैं, मतलब ये तो पहली कोठी है और यहाँ पे वो है, यहाँ पे है, ये सब यहीं पे भीड़ लगाए हुए हैं। अब बंगाल में, ये है बंगाल ना, बंगाल में देखिए कौन कौन है। बंगाल में भी ध्यान रखिएगा, ये बातें हम रोज लिखेंगे समझाने के लिए, समझ रहे हो, तभी जाकर समझ में आएगा। ये है बंगाल। बंगाल में देखो डच जो हैं
बंगाल में पुर्तगाली जो हैं, पुर्तगाली बंगाल में, क्योंकि ये हॉट स्पॉट ना है, ये हुबली में है। कहाँ है? हुबली में है। उसके बाद कौन है? डच जो हैं, है लॉ है ये, पुर्तगाली हुबली में है। क्या दिक्कत है? हाँ हुबली में है, ठीक, पुर्तगाली हुबली में है। और अंग्रेज जो है, डच जो है, पीपली में है, चिंसूरा में है, कासिम बाजार में है, कलकत्ता में पड़ता है। पीपली भाई, पीपली में डच पहली कोठी गाड़ लेते थे बंगाल में। पीपली, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना में भी हैं। पटना में ये डाले थे 1632 में डाले थे शायद, 1632 में कंपनी है इनका। उसके बाद कौन है जी? पुर्तगाली हो गए, डच हो गए। उसके बाद आपके हैं अंग्रेज, ये कलकत्ता में है, हुबली में है, कासिम बाजार में है, पटना में है। अंग्रेज जो है कलकत्ता में है, हुबली में है, कासिम बाजार में है, कासिम बाजार में है, और कहाँ है ये? पटना में भी हैं, ठीक। अंग्रेज ये कलकत्ता में पड़ता है। और हैं फ्रांसीसी हैं, कलकत्ते में है, चंद्रनगर। फ्रांसीसी जो हैं चंद्रनगर में है। ये बातें ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना। ये बार बार ये वन लाइनर में पूछ देगा, खूब पूछता है हाई कि डच पुर्तगालियों ने कहाँ डाली थी? कलकत्ता में। तो हुबली में, डचों ने पीपली में, चिंसूरा में, कासिम बाजार, पटना, अंग्रेज कलकत्ता, हुबली। ये मतलब आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि हॉट स्पॉट देख लो, ये यहाँ से बैठकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। समझ रहे हैं? अभी तक हमने ये बताया आपको समझ देने के लिए कि यहाँ से ये बातें रोज चलेगा और ये बातें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। कि आ गए थे पानीपत में ये, ठीक, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और पुर्तगाली आ गए थे 1498 में, पहली कोठी केरल में डाल दिए थे। डच मछलीपट्टनम में, अंग्रेज सूरत, ये तंजौर, ये में, यानी हॉट स्पॉट हो गया था। ये तीन चीज़ें यहीं से देख लीजिए, तीन चीज़ें यहाँ से आप देख लीजिए। ये हॉट स्पॉट है बंगाल में, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीनों कंपनियाँ आ चुकी हैं क्रमशः, ठीक। इसको ध्यान रखना, क्लियर है? आगे बढ़े। अब आ जाइए उत्तरवर्ती मुगल काल। इसको पैरेलल दिमाग में रखना ही है, समझ रहे हैं? इसको दिमाग में रखना है, तब इसको समझ में आएगा, ठीक। तो उत्तरवर्ती मुगल काल में देखिए, पहले कौन आया जी? बाबर, ठीक। बाबर के बाद कौन बना? 1526 में बना ये। बाबर के बाद कौन? बोलो, पढ़े तो हो ना। हुमायूं। उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां। शाह होता है ना, शाहजहां होता है, हाँ? शाहजहां ये बना। उसके बाद कौन बना? औरंगजेब। ये कब मर गया जी? 1707 में, ठीक। यहां तक कुछ नहीं हुआ है, समझ रहे हो? ये जब तक जिंदा था, लगभग कितना साल हो गया जी? जोड़ो तो 1526 लगभग कितना है? लगभग घटा लो ना, कितना हुआ? घटाओ 1526, 1520 में से घटाओ ना 1700, 181 लगभग मान लेते हैं।
180 साल ना। 180 साल में दिल्ली में कितने शासक हुए? 1 2 3 4 5 6 गो, नहीं समझ? बीच में एगो आया था शेर शाह का, इसके बाद हुमायूं के बाद ये हुआ। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, ठीक? पढ़ना है इसके बाद कि क्या क्या हो रखा है ना। तो उत्तरवर्ती मुगल काल में देखिए कि कौन कौन शासक बने। इसको मिटा दें, ये लिख लीजिए, एक दिमाग में डेवलप करने के लिए जरूरी है, इसलिए नहीं बता रहे हैं हम। इसको पढ़ेंगे कहाँ? इसको हम लोग पढ़ेंगे मतलब हो गया। इसको हम रोज लिखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये याद होगा तभी ये समझ में आएगा कि राजनीति क्या कहती है। अगर किसको हाईजैक करना है, किसको किसको लड़ना है और कहाँ से दिमाग लगाएंगे तो ये काम करेगा, आपको बुझा जाएगा। डच थे, पुलिकट में डच थे, मतलब अरे तो एक के जगह कोठी नहीं आप स्थापित किए थे। ये हम लिखे हैं प्रथम कोठी, और भी जो थे इधर कराईकल में भी थे, इधर हरमुज में भी थे, इधर मलक्का में भी थे, और जगह थे। मगर हम ये बताएंगे आगे चल के कि यहीं पे लड़ाई होगा कर्नाटक का युद्ध, ठीक? चूंकि यहाँ पे जुटे हुए हैं, यहाँ पे भी जुटे हुए हैं, बंगाल में है तो बंगाल हॉट स्पॉट बनता गया, वहीं से कंट्रोल होते गया। इसीलिए बता रहे हैं कि बंगाल में, आप पूछने का कारण का है कि बंगाल में कौन कौन थे। जब पास में कंपनी होगी, यूरोपीय थे तो आपस में लड़ते थे। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? अब लिखिए आप उत्तरवर्ती, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। इसके बाद आगे जो पढ़ना है उत्तरवर्ती मुगल काल में, अभी हम फ्रेम बना रहे हैं, ठीक? बना कौन? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, आगे चर्चा होगी। इसके बाद बना बहादुर शाह प्रथम। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो सब पढ़ेंगे। घिरनीत कायर का साहेब बेखबर कहा जाता है। इस 1707 से 1712 तक रहा। ये कितना तक रहा? 1707 से 1712 है, याद रखना। 1712 तक जो जो लिख रहे हैं ना, 1707 से 1712 याद रखना। उसके बाद बना जहांदार शाह। उसके बाद कौन बना? इसके बाद जहांदार शाह। ये कब तक रहा जी? 1712 से लेके ज्यादा दिन तक ही नहीं रहा, 12 से 13 ही तक रहा, 12 से 13। इसके बाद कौन बना जी? अब इस सब के बारे में अलग अलग पढ़ना है कि क्या हुआ, क्यों। जो ये हो रहा था दिल्ली में, ये सब यहाँ से बैठकर गुटुर गुटुर देख रहे थे और समय का इंतजार कर रहे थे। समझ रहे हैं? उसके बाद बना फारूक सियर, 13 से 19 तक ना जी। फारूक सियर, ये 1713 से 19 तक, 1719 तक। अरे इसमें लोग में राजनीतिक जो होता था ना कि कैसे शासन के लिए, कैसे उत्तराधिकार के लिए आपस में ही लड़ते थे, इसीलिए सबका मनोबल बढ़ता गया, ठीक? फारूक सियर। उसके बाद कौन बना जी? हाँ, रफ़ी उर दर्जात कम समय के लिए बना, ठीक? और रफ़ी उद दौला, रफ़ी उर दर्जात और रफ़ी उर दौला दूसरे कलम से लिखते हैं। रफ़ी उर उद दर्जात, रफ़ी उद दर्जात, और उसके बाद रफ़ी उद दौला। ये इसमें अगर पूछ दे कि मुगलों में सबसे कम शासन किसका रहा, तो किसका रहा जी? रफ़ी उद दर्जार का। ये फरवरी से लेकर जुलाई तक रहा, 19 में। फरवरी 19 से जुलाई 1719 से जुलाई 1719 तक रहा। ये सबसे कम में रहा, ठीक?
ये कब तक रहा जी, याद है तो बोलिए। ये जून से सितंबर तक रहा, 19 में। जुलाई है ना, जून क्या है, जून जुलाई जून तक रहा, जून है, जून JUNE जून तक। आई जुलाई से सितंबर 1719 तक रहा। हाँ, अब इसमें डेट भी है, हम डेट नहीं लिख रहे हैं मगर कम में याद रखिएगा वो। इसके बाद सारा बना कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद कौन बना, मोहम्मद शाह रंगीला। ये कब बना, 19 तो अभी खत्म नहीं हुआ ना, 1719, तो ये 19 से 48 तक रहा, ये कुछ तक रहा, 1719 से 1748 तक रहा। समझ रहे हैं, ये सब उत्तरवर्ती मुगल काल है। ठीक, उसके बाद कौन बना जी, अहमद शाह, 48 से 54 तक। हाँ, अहमद शाह 1748 से 1754 तक ना। उसके बाद बोलिए कौन बना, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। हाँ, ये 1754 से 58 तक आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, कहीं कहीं 59 भी देगा। ठीक, आलमगीर द्वितीय देख रहे हैं, आलमगीर द्वितीय। उसके बाद कौन बना, शाह आलम द्वितीय। ये कितना तक रहा, 1759 से 1806। कौन बना जी इसके बाद, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। समझ रहे हैं बात को, देख रहे हैं। उसके बाद कौन बना जी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक रहा। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक ना, 1837 तक। उसके बाद बहादुर शाह जफर कह लीजिए, चाहे बहादुर शाह द्वितीय कह लीजिए, बहादुर शाह द्वितीय चाहे जफर, बहादुर शाह जफर। ये कब तक रहा जी, 1837 से लेके कब तक, कब तक, 57 तक। क्रांति हुआ 1857 तक, यही रहा मुगलों का। ठीक, उत्तरवर्ती। अब हम इसको आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि आपने क्या देखा दिल्ली में 180 साल में कौगो, 6 गो। है देखो 17 से 7, 17 धर लो, और यहाँ 18 धर लो, 150 साल। 180 साल में 6 गो शासक, और 150 साल में 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो। गजब, ये अस्थिरता क्यों है? आज भी ये होता है। अगर पग पग सरकार गिरे ना, तो कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करती है। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये सारे के सारे लगभग अयोग्य थे। बात समझ रहे हैं? आगे इस सब, अब उत्तरवर्ती मुगल काल में इन सब के बारे में पढ़ना है। ये इतने मूर्ख थे और इतने नालायक थे कि इन लोग के बारे में पढ़ना ही पाप है। मगर हम पढ़ा इसलिए रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि राजनीति भारत की कैसे बदल रही है, ठीक, और कैसे शासन में आ गए या कैसे हम लोग गुलाम हो गए, और ये नीतियाँ क्यों बदल रही है कि आप अपने जीवन में ऐसी गलती ना करें। बात समझ रहे हैं? नहीं तो ये लोग पढ़ने लायक है नहीं, सब अय्यास था। अब देखिए इस सब का अलग अलग उपनाम भी मिला है इस सब के काम के अनुसार। वो पूछता है
बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर, देखिए इसका नाम देखिए पहले, साहे, इनको बेखबर हैं, साहे बेखबर, ये नहीं लिखते थे। ठीक, अब ये बताइए दिल्ली का शासक है, यहाँ बैठा हुआ है, मर गया है, और ये इनका नाम उपनाम मिलेगा कि साहे बेखबर हैं, अय्याश आदमी होंगे। बेखबर का मतलब क्या? अब है देखिए जहांदार शाह, इसका एगो नाम मिला था, क्या नाम मिला था? लंपट मूर्ख। ये बताइए, हम आगे चर्चा करेंगे, इनका उपनाम था लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख, क्यों लंपट मूर्ख हम बताएंगे, अभी सबको पढ़ना है उत्तरवर्ती मुगल काल में। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि हई बैठ कर देख रहा है। ठीक, लंपट मूर्ख क्यों हुआ है? लंपट मूर्ख पूछ लीजिएगा क्यों। इसमें कहा था जुल्फिकार अली थे ईरानी गुट के, यही शासक बनवाए थे, सब इसकी चर्चा होगी। ठीक, इसके बाद इनका एगो नाम मिला था फारूक सियर का, घिरनीत कायर, मैग्ना कार्टा देने वाले, एगो फोरा हो गया था। कोनो अंग्रेज आके थी कहते कि अब जाओ टैक्स फ्री व्यापार करो, गजब का बात है। मतलब इस तरह का, मतलब जनता का पैसा, जनता का शासन, इनको कोई फोरा ठेक हुआ तो टैक्स फ्री कर देंगे, मतलब गजब बाप का है। इस तरह की भावना थी, तो इनको क्या कहा? घिरनीत कायर। देख रहे हो, ये पूछता है, ये सबसे कम में रहे थे। घिरनीत कायर, इनको राजा बनाने वाला कोई और था, सैयद बंधु। आगे सब चर्चा होगा कि क्यों हो रहा है राजनीति। अरे आपको दिल्ली का है, आप उत्तराधिकारी हो, और राजा आपको तीसरा आदमी बना रहा है। हई बैठ के इसके दिमाग में क्या चलेगा? ये अपना सेना लाकर रखा है, कोठी बना लिया है, अपना व्यापार के लिए सेना रखा हुआ है, अपना सुरक्षा के लिए। ऐसे नहीं था कि हम सेना रख सकते हैं, हम चोरी वोरी ना हो तो हम जो सामान रखें उसकी सुरक्षा के लिए हथियार सेना ने रखा था अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब ये सब देख रहा था, आपको सोचा कि हथियार लेते हैं, बात समझ रहे हैं। उसके बाद हई जो है, इसके बाद 4 गो को बनाया है, कौन? सैयद बंधु, यहाँ तक मोहम्मद शाह रंगीला को भी बनाया है शायद। ठीक, अब देखिए ये मोहम्मद शाह रंगीला, इसका नाम है था रंगीला। रंगीला शराब वराब पीता था, खाता पीता था, कबाब वबाब ऐश में जिंदगी जीता था। 19 साल में तो बन गया था ये। ठीक, इसी के शासनकाल में कुछ कांड होगा, हम बताएंगे। अहमद शाह, उससे एक्चुअल में ना रंगीला इसका नाम है, इससे ज्यादा रंगीन मिजाज तो है था, बेटा है कि क्या है बात में, मगर अहमद शाह उससे ज्यादा रंगीन था। अहमद शाह रंगीला, इसका मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है इसको, कि रंगीला है मतलब, अरे वो गाना ना सुने, रंगीला रे तेरे रंग में, हाँ रंगने वाला, वही मतलब इक्सबाज ना, दारूबाज, जितना कहना है कह लीजिए, बात समझ रहे हैं। अय्यासी इस तरह से। तो ये नहीं, एगो पिक्चर भी सुने होंगे कि दिल्ली अय्यासी में डूब चुकी है, अभी पिक्चरों में था, यही टाइम है छत्रपति की वार किया जाए। हाँ, कोई पिक्चर था ये, अभी पिक्चर ना था ना नहीं, अरे वो उसका क्या नाम था, उसके हस्बैंड, दीपिका के हस्बैंड का, हाँ बाजीराव नहीं, हाँ वो बाजीराव मस्तानी ही था। ठीक, तो उसी में था कि वो दिल्ली अय्यासी में डूब चुकी है, हमला किया था। आपको चर्चा होगा कि हमला करके उनको भी चौथ के लिए मजबूर कर दिया था, तो वो सब चर्चा होगा। उससे ज़्यादा रंगीन है आलमगीर द्वितीय। अब देखिए पलासी का जो युद्ध हुआ, इसको याद रखिएगा, ई आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ, 1757। इसीलिए वो लिखे हैं। इसमें क्या हुआ? पलासी, हाई फैक्ट है, अमृत है, खोजते रह जाओगे मिलेगा नहीं। पलासी का युद्ध जब हो रहा था तब कौन था? अब बक्सर में मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, बक्सर में है ही ना, आ जाएगा। देखो बक्सर, यानी बक्सर का जब युद्ध हुआ तब दिल्ली में कौन बैठा था? है 1857 में, तो हो ही जाएगा, समझ ही रहे हो। इतना बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को?
तो ये फ्रेम है। अब आपको उत्तरवर्ती मुगल काल में इन सब के बारे में पढ़ना है, साथ में है ध्यान रखना है कि बैठा हुआ है। कुछ फ्रेम दिमाग में बना, एक स्ट्रक्चर बना दिमाग में, बार बार देखिएगा, वीडियो रहेगा, आप पढ़ रहे हो, एक बार देख लोगे अमर हो जाओगे। समझ रहे हो? बुझा रहा है? बढ़े आगे जी। इसके बाद 1857 का विद्रोह हो गया। अब इस सबको अलग अलग पढ़ते हैं। चलिए एक को देखते हैं क्या होता है, आगे आगे आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, बढ़े जी आगे। ये रखिएगा ध्यान से। ठीक, उत्तरवर्ती मुगल काल ये मिटा दे रहे हैं हम। ठीक, ये बात ध्यान रखोगे कि ई आ चुके हैं। अब कहाँ कहाँ डेरा जमाए हुए हैं जी? सूरत में। मिटा दे इसको, याद रहेगा ना, मगर ये याद रखना है। हम बार बार पूछेंगे कि कौन कहाँ डेरा जमाया हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा। बंगाल में भी है, बंगाल में पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है। ठीक, फ्रांसीसी भी है चंद्रनगर में, मतलब है चारों है। पुर्तगाली भी है, डच भी है, अंग्रेज भी है, फ्रांसीसी भी है बंगाल में, बंगाल वाला एरिया में, हाई एरिया में। यहाँ भी है, यहाँ भी है। यही 3 हॉट स्पॉट बनेगा, इसी तीनों में लड़ाई होगा, और वहीं से राजनीति बदलती जाएगी, यहीं से कंट्रोल करेगा, बाद में दिल्ली ले जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको भी मिटा देते हैं। बुझे कि नहीं? बहुत अच्छा से शुरू में बुझाया होगा कि क्या पढ़ा रहा है बिना मतलब का। अरे नहीं जीते, राजा होते थे ना, और राजा होते अब बहुत अच्छा से जीते नहीं। हमेशा डर बना रहता था, और वहाँ मारता नहीं था, अंधा कर देता था, आंखें में सोरिये घुसा देता था, अंधा कर देता था राजा को। ठीक, बात समझ रहे हो? डेमोक्रेटिक सेटअप में जी रहे हो ना, तो जिंदा भी हो। समझ रहे हो? अभी बताएंगे कि इसको डर क्या था। वो जो भागा ना फारूक सियर के बाद, वो दिल्ली दोबारा गया नहीं, क्योंकि उसको डर था कि उसके जो गुट के दरबार कबीले के मतलब दरबार के जो ये थे, बताएंगे आगे नाम। ठीक, कि हमको मार देगा, मारेगा नहीं, मार देगा तो फिर उतरा उसका अधिकारी बन जाएगा। इसको अंधा कर दो, आंखें में सुअर घुसा दो। समझ रहे हो? तो ये कभी दिल्ली गया नहीं, इससे ज़्यादा था। अगर पावरफुल नहीं रहे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक, अब आ जाइए, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। हम पढ़ रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल काल। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। अब देखिए, अब उत्तराधिकार के लिए इसके 4 बेटे थे। उत्तराधिकार के लिए जो तांडव मचेगा ना, ये सब देख रहा है। ठीक, 4 बेटे थे औरंगजेब के। कौन कौन? अकबर, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, और कौन थे? एक कामबख्श। ठीक, अकबर के 4 बेटे। कौन था? एक का था अकबर, अरे अकबर द्वितीय कह लीजिए, नाम रखा था, उसका नहीं था। हाँ, नाम रखा था अकबर। हाँ, ठीक है, बताएंगे हम आगे, सब बताएंगे। ठीक, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मुअज्जम और थे मोहम्मद आजम, और बताए क्या बताए थे? एक काम बख्श। ये 4 उसके बेटे थे। चारों के चारों नालायक थे। ठीक, नालायक क्यों कह रहे हैं? कि जब अकबर की मृत्यु हुई, बात समझ रहे हो, तो अकबर की मृत्यु हुई तो उस समय का जो अकबर का, सॉरी औरंगजेब की, गड़बड़ा जा रहा है, उधर ध्यान चला गया। ठीक, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, ठीक, तो ये इसके 4 बेटे थे। ये बैठे थे दिल्ली में, अकबर, ये औरंगजेब ना, ये चारों उस समय के जो प्रांत थे,
उस प्रांत के गवर्नर थे ये। जैसे आज है ना, आज जैसे है कि मतलब नहीं प्रधानमंत्री हैं और चाहे राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति अपने अपने प्रांत में राज्यपाल भेजे हैं ना, उस समय के ये 4 मुख्य प्रांत थे। तो ये जो था ना, ये विद्रोह कर दिया था। दुर्गा दास थे उनके बहकावे में, औरंगजेब बड़ा मारा था। अब मारा था इनको, अब मार कर दक्षिण भारत भाग गए थे और संरक्षण प्राप्त किए थे ये संभाजी से। और उसके चक्कर में संभाजी से विवाद हुआ औरंगजेब का, और ये 1700 मतलब आगे चल के ये मर गया। इसमें उसका कोई रोल डोल नहीं है। इसके बारे में इतना ही जानिए कि ये विद्रोह किया था, मार हुआ था वापे से, अब भाग गया ये। ठीक, अब भाग कर चला गया। संभाजी कौन दिए थे? संभाजी दिए थे संरक्षण, और उसके बदले में औरंगजेब से विवाद हुआ था। ठीक, वो बात का ये जो था, ये काबुल का सूबेदार था। ये कौन था? काबुल का सूबेदार, यानी कि इनका बेटा ये काबुल में एगो था। बात समझ रहे हैं? और ये जो था गुजरात का गवर्नर था। ये गुजरात का गवर्नर। ठीक, और ये काम बख्श जो था, ये दक्कन का गवर्नर था। ये कहाँ का था? दक्कन का गवर्नर। अभी आपको ये बुझा नहीं रहा होगा तो ऐसे फिगर से समझो। देखो, ये इंडिया है, तेजी में बना रहे हैं, बात समझ रहे हैं? ये उस समय का था। ठीक, बात समझ रहे हैं? ऐसे। ठीक, ये है गुजरात का में कौन था? मोहम्मद आजम। ठीक, इधर है काबुल पड़ता है, यहाँ था कौन? मुअज्जम। और ये है दक्कन में पड़ता है कौन था? काम बख्श। अब जैसा ही सुना ना कि पापा तो मर गए, ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये यहाँ सब गवर्नर बैठा हुआ था, शासन चला रहा था। जैसा ही सुना कि पापा औरंगजेब मर गए, तो अब ये सब भागा दिल्ली की ओर। काहे के लिए? शासन हथियाने के लिए भागा। बात समझ रहे हो? तो ये भाग कर आया, और जब इधर से ये मोहम्मद आजम ये आ रहा था, तो इन दोनों में, ये तीनों भाई हैं, इसका ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। इसमें और इसमें युद्ध हुआ एगो। ठीक, उत्तराधिकार के लिए। जैसा ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम बताओ। जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। हाँ, जजाऊ का युद्ध 1707 में। उधर पापा मरे हुए हैं, इधर देख रहे हो। अब यहाँ से चाहेगा कि चलो हमको शासन मिल जाए, यहाँ है दिल्ली, नहीं बुझ रहे हो? तो जजाऊ का युद्ध हुआ। इस जजाऊ के युद्ध में विजयी हो गया मुअज्जम। विजयी कौन हुआ? विजयी हुआ मुअज्जम। अब मुअज्जम जो हुआ विजयी, तब डिफाइन हो गया कि राजा यही बनेगा। और विजयी तो हो गया 1707 में। अब मुअज्जम के सामने इनको तो मार दिया जाता था ना युद्ध में। ये नहीं कि भाई है तो हार गए, मरोगे तबे युद्ध खत्म होगा, ना तो संधि करो। बात समझ में आ रहा है? और अब रहे काम बख्श, है तो भागिए गया है, और उधर जाकर मर उड़ गया। काम बख्श को ई मुअज्जम का किया कि 1709 में दक्षिणी भारत में मरवा दिया। अब रास्ता साफ। ये सब बैठ कर कौन देख रहा है? हाँ, भूलना मत, वो बैठा हुआ है। ठीक, अब शासक बना ये बहादुर शाह, अपना नाम बदल दिया इसके बाद। ये मुअज्जम जब विजयी हुआ और शासक बना, और इसको ये निपटा दिया 1709 में। ठीक, दक्षिण भारत में ही इनको मरवा दिया। मुअज्जम जजाऊ का युद्ध हुआ उत्तराधिकार के लिए। अब नाम
तो एगो क्वेश्चन पूछता था कि बहादुर शाह प्रथम का रियल नाम का है, मुअज्जम, जो आप लोग वन लाइनर में रटते हो। तो बनते अपना को ना होता है कि शासक बनेंगे तो अपना नाम चेंज कर देंगे कि थोड़ा लोग हमको थोड़ा खतरनाक नाम रखेंगे, बहादुर शाह। जैसे नाम में होता है, किसी को कहे पिंकू और किसी को कहे राणा प्रताप सिंह, नामे से डर जाएगा, समझ रहे हैं। एक आता है ना वेटेज आता है, बाबू ऐसे ही कुछ लोग रखता है, वीरभद्र लगाइए। तो इसी तरह से ये अपना नाम बहादुर शाह रखा, जो कि था नहीं, बात समझ रहे हैं। तो मुअज्जम से क्या कर लिया, बहादुर शाह प्रथम, नाम बदला ये, और बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम शासक। ये अगला मतलब आप औरंगजेब के बाद यही बना। अब इसके बारे में ये बात समझिए, ये जब बना था ना बेचारा, तो ये 63 वर्ष की आयु में था। अब लीजिए मतलब एगो पैर कब्र में था, बात समझ रहे हैं। इसके हिसाब से आप समझिए कि औरंगजेब की शादी कब हुई होगी, बेटा उसका 63 साल का, समझ रहे हो। तो वो कब का होगा, यानी 12-13 साल में तबे ना होगा जी, 10-12 साल पिताजी बड़े होंगे और क्या होंगे। आगे बढ़े, मुअज्जम के बारे में बताएं हम, मिटा दे इसको, ठीक, इसको मिटा देते हैं। शासक कौन बन गया जी अब, बहादुर शाह प्रथम। कब तक रहा ये, 1707 से 1712 तक रहा। इसके बारे में बातें याद रखो। पहली बात तो ये, वास्तविक नाम क्या था इसका, मुअज्जम। वास्तविक नाम मुअज्जम। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो, ये जब बना था तो कितने साल का था, 63 वर्ष की आयु में था, 63 वर्ष की आयु में। अब ये बताओ, हम ये क्यों बता रहे हैं कि 63 वर्ष की आयु में, बताने से क्या मतलब है, हैं? का नहीं, देखो एक स्टेप आगे सोचते हैं। हम जो बता रहे हैं कि 63 वर्ष की आयु में बना, उससे इतिहास का क्या लेना देना है, क्या बताए, सबका उम्र बताने चलिएगा। अब इसके कहेंगे कि इसका ममोहर कहाँ था, लो इसके मामा का क्या नाम था, ज़बरदस्ती का बात है वो सब नहीं। 63 अगर बताए हैं तो क्यों, तो आप सोचो 63 वर्ष की आयु में कोई राजा बनता है तो वो लड़ेगा। इस समझौतावादी नीति अपनाया। तो ये पूछता है कि समझौतावादी नीति किसने अपनाया, यानी कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। क्या अपनाया ये, कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज, और उसका पापा बड़ा मार मारता था, ठीक। यहीं से ही देख लिया कि 63 वर्ष की आयु में बन रहे हो, आप करोगे क्या। तो लड़ने की क्षमता था नहीं, अभी एगो युद्ध से अथी किए थे, तो समझौतावादी नीति अपनाई, समझौतावादी नीति, कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। अब इस कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी के तहत किया क्या, बात समझ रहे हो। कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी अपनाई तो किया क्या। अब मान लीजिए 63 वर्ष की अथी में कोई राजा बन रहा है तो समझौतावादी नीति अपनाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी में साहू जी को ही रिहा कर दिया, कहा कि नहीं साहू जी को छोड़ो, बात समझ रहे हो, एथी से विवाद करना ठीक है नहीं। और वहाँ पे राजनीति भी थी, ठीक। साहू जी को क्या कर दिया, साहू जी को रिहा। अब देखो ये राजनीति है, सुनो बात को समझो। एक तो साहू जी को अकबर कैद कर रखा था, आप उधर पढ़ोगे कि साहू जी के बाद ये साहू जी छूटेगा, ठीक। उधर जाकर मराठों में एगो युद्ध होगा एथी के लिए, उस युद्ध का क्या नाम है बताइए। मराठों के बीच संभाजी साहू जी के
वो खेरा का युद्ध होगा। हाँ हाँ, उस एक औरत थी ताराबाई, और इसमें ना देखो ताराबाई से खेरा का युद्ध होगा। साहू जी को छोड़ा, क्योंकि एक्चुअल में अब उधर जाएंगे तो पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ाना पड़ जाएगा, मगर हम पढ़ाएंगे मराठा साम्राज्य, यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम। अब देखो उधर मराठे थे, एक्टिव हो रहे थे, ताराबाई कंट्रोल कर रखी थी, एक्चुअल में साहू जी का था, उसका बेटा था, ये आगे उधर का पाठ पढ़ना है, मगर यहाँ से 2 तीर खेल दिया है। 63 वर्ष के है ना, तो सही नहीं है, ठीक है। एक तो समझौता प्रतिनिधि अपनाया कि कहा कि छोड़ देते हैं, और छोड़कर मराठों को अपने ही में लड़ा दिया। नहीं छोड़ता तो मराठे लड़ते नहीं ना, देखो तो इधर से छोड़ो और उधर से लड़वाओ, तो अपने में लड़े और हम सेफ हो गए। राजनीति देखो, इसलिए नहीं छोड़ा, राजा ना बना है, 63 वर्ष उम्र ना है, तो इधर से दिखाया कि हम समझौता भी कर रहे हैं, मराठों को आपस में लड़वा भी दिया, देख रहे हो। और एक और थे उस समय की, आगे भी पढ़ेंगे आगे, कि गुरु गोविंद सिंह से एगो सिखों से था औरंगजेब का, तो गुरु गोविंद सिंह से ये मेल मिलाप कर लिया। गुरु गोविंद सिंह से क्या कर लिया? मेल मिलाप। 2 गो काम गुरु गोविंद सिंह से मेल मिलाप ना, क्यों? क्योंकि 63 वर्ष का समझौता ही, तो एगो तो साहू जी को मराठों को आपस में लड़वा दिया, बात समझ रहे हैं। अब जो गुरु गोविंद सिंह का बाद जो सिखों में बना, वो बना बंदा बहादुर, है बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर के साथ एक अभियान में मिलाप कर लिया, अब बंदा बहादुर के साथ एक अभियान में ये मारा गया, बहादुर शाह प्रथम, बंदा बहादुर के साथ एक में मारा गया। ये 3 बातें। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के बाद जो बने थे ना, उसको संभाले थे। बहादुर के साथ के अभियान में मारा गया, समझ रहे हैं? 3 बातें क्लियर हो गया। अब इसके बारे में ये बातें कही जाती है, एक पूछता है कि एक इतिहासकार हैं सर सिडनी ओवेन, सर सिडनी ओवेन, ये इतिहासकार बोले थे कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। कुछ किया नहीं था, मतलब इसके बाद जितने आएंगे ना, एक से एक मूर्ख और एक से एक अय्यास आएंगे। आइए सब बैठकर कौन देख रहा है? टाइमिंग का इंतजार, समझ रहे हो? देख रहे हो किस तरह बदल रहा है चीजें। तो मौत के बाद, इसकी मौत के बाद इससे ज्यादा घमासान होगा उत्तराधिकार के लिए। चालू करे कि रहने दे, थोड़ा घमासान है, बात समझिए। इसकी मौत के बाद, हाँ मर गए, इसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए बहुत ज़्यादा घमासान होगा, एकदम छीछा लेदर हो जाएगा। छीछा लेदर समझ रहे हो? मतलब एकदम जो जिसको है जंगल राज। अब बताओ, जो जिसका पावर है, कोई मोल नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई रिलेशन नहीं, बस जो जिसको भेटा जाए मारो और राजा बनो, इस तरह की भावना आ गई थी इस राजा बनने के लिए, मतलब बादशाह बनने के लिए। तो मौत के बाद मुगलों की एक नई प्रवृत्ति का विधा हुआ इसकी मौत के बाद, कि उत्तराधिकार के बीच, मुगल दरबारों के बीच होने लगा उत्तराधिकार का फैसला। देखो क्या हुआ, इसकी मर गया तो उस समय गुट रखा हुआ था, जैसे मंत्री पर है, तो हम जैसे राजा है, मर गया तो आप दूसरा कोई डिसाइड करेगा कि राजा कौन बनेगा। तो उसके दरबार में, उत्तराधिकार के बाद जो दरबारी थे, मुगल दरबारों के बीच होने लगा। मतलब ये प्रवृत्ति खत्म हो गया, कौन राजा बनेगा, उसी के बाद आएगा सब, वो पैदा लेगा वो सैयद बंधु। बात समझ रहे हैं? जो किंग मेकर कहा जा रहा है। तो वो बंदा बहादुर और बहादुर शाह प्रथम कब मरेगा मुगल अभियान में? मतलब मर गया ना 12 में
तो मारा तो ये बताना पड़ेगा जी। एक अभियान में 12 में मारा गया, बात समझ रहे हैं। 1712 में मृत्यु वहीं पर लिख दिए हैं, क्लियर है। तब इसके बाद एक उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा, उसके बाद बनेगा जहादार शाह, बात समझ रहे हैं। और सब जब ऐसे चलेगा, एक देखते हैं कहाँ तक होता है, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को।